NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर, और नाम से ही जाहिर है कि ये नया फंड है, यानी कि जिसकी ना कोई हिस्ट्री है ना कोई पास्ट रिकॉर्ड आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इस फंड में आप पैसा क्यों लगाएं? एनएफओज में बहुत ज्यादा जोखिम होता है, इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपका सारा पैसा डूब जाएगा। म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके पैसे को एनएफओ में डाल देती हैं कमीशन के चक्कर में। एनएफओज का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आपसे बहुत मोटी फीस वसूली जाती है। नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने सुना और थंबनेल में भी देखा होगा, और अगर आप एनएफओज के बारे में गूगल करें या आप यूट्यूब पे कोई आप वीडियो देखें तो उसमें से 95% जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एनएफओज से दूर रहने की सलाह देते हैं। इसी हद तक मैं उनकी राय से सहमत हूं, लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, पुराने फंड्स यानी कि जिनको 10 साल 20 साल 30 साल हो गए और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तब से भी, उनको जब हम नए फंड्स हैं जिनको क्या मुश्किल से 1 साल 1.5 साल या 2 साल हुआ है, जब हम उनसे कंपेयर करते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है, जिसपे कि मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और उसको मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आपको आसानी रहेगी कि आपको एनएफओज को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और उसमें यह भी बताऊंगा मैं कि किनको एनएफओज में जाना चाहिए और किनको एनएफओज से दूर रहना चाहिए। फंड कंपैरिजन पे आने से पहले मैं एनएफओज के बारे में कुछ जो धारणाएं जो पैदा हो जाती हैं उनको मैं साफ करने की कोशिश करता हूं। तो पहली एक धारणा है कि एनएफओज का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, कोई हिस्ट्री नहीं होती। तो आप ये देखिए कि इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं, जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप है, कैनरा रोबो का ब्लू चिप फंड है, डीएसपी का मिड कैप है, या मिराई एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। तो ये ऐसे सैकड़ों फंड्स हैं जो कि टॉप परफॉर्मिंग फंड है पिछले 10 15 20 25 सालों से। तो वो भी तो कभी ना कभी एनएफओज के रूप में आए होंगे बाजार में, कभी ना कभी तो उन्होंने भी शुरुआत करी होगी। आज जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न दे रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। इसके अलावा इनको लॉन्च करने वाली जो कंपनियां हैं, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, इस तरह से लगभग 40 से ऊपर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो इनको लॉन्च कर रही हैं, वो कोई तेल साबुन तो नहीं बेच रहे, वो कोई डिटर्जेंट तो नहीं बेच रहे, ये वही चीजें आपको बेच रहे हैं जिनमें इनको एक्सपर्टाइज हासिल है। ये इसी फील्ड में पिछले 30-40 सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए आपको नया फंड ऑफर कर रहे हैं। दूसरी बड़ी धारणा है कि एनएफओज में बहुत ज्यादा जोखिम होता है। तो इसका आधा जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि इनको 30-40 साल पुरानी एक्सपर्टाइज रखने वाले एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और उनके प्रोफेशनल्स इनको हैंडल करते हैं, जो कि पहले भी कई फंड्स लॉन्च कर चुके हैं। एक उदाहरण लेते हैं एक्सिस एएमसी के 2 फंड्स का। एक्सिस ब्लू चिप फंड, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड ऑफ द इंडस्ट्री है। और दूसरा उन्होंने लास्ट ईयर उन्होंने लॉन्च किया था एक्सिस ईएसजी फंड। अब अगर आपने 100 रुपया पुराने फंड यानी कि एक्सिस ब्लू चिप फंड में डाला होता, 100 रुपया एक्सिस ईएसजी फंड में, तो दोनों की जो होल्डिंग्स यानी कि 200 रुपये में से उन्होंने कितना किस स्टॉक्स में निवेश किया है, तो वो लगभग 60 से 70% तक लगभग एक जैसा ही है। जैसे कि दोनों ने टॉप जो 10 होल्डिंग्स है, जैसे कि रिलायंस है, टीसीएस है, कोटक महिंद्रा बैंक है, नेस्ले है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, बजाज फिनसर्व, इनमें दोनों ने इन्वेस्ट किया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि फिर रिस्क कहां रहा। लगभग होल्डिंग्स लगभग एक जैसी हैं। दूसरी बात क्या है कि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से आप कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकते, कोई भी फंड जो है आपको जबरदस्ती जोखिम में नहीं डाल सकता। अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं, बहुत बड़ी चिंता है इन्वेस्टर की कि मुझे फंड के नाम पे डिस्ट्रीब्यूटर या एएमसी कितना चार्ज कर रही है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं कमा रही मेरे से। तो जब कोई नया फंड लॉन्च होता है एनएफओ, तो जब तक उसका फंड साइज 0 से 500 करोड़ के बीच में है, तब तक सेबी गाइडलाइंस 2019 के मुताबिक वो ज्यादा से ज्यादा 2.25% आपसे चार्ज कर सकता है। अगर उसका फंड साइज 500 से 750 करोड़ हो जाता है, तब वो 2% चार्ज कर सकता है, यानी कि कम हो जाता है। 750 से 2000 तक 1.75, 2000 से 5000 1.6, 5000 से 10,000 करोड़ 1.5, यानी कि नीचे आता जा रहा है। और उसके बाद 10,000 के बाद हर 5,000 करोड़ जैसे ही फंड साइज बढ़ता है तो उसमें 5 पैसा 0.05% की कमी उसमें आती रहती है। और 50,000 करोड़ पार करते ही जैसे फंड साइज पार करता है, उसके बाद 1.05% से ज्यादा आपसे चार्ज नहीं किया जा सकता। ये एएमसी की सालाना फीस है।
और देखा जाए तो इससे ज़्यादा तो बैंक्स आपसे चार्ज करते हैं। इस फीस में कंपनी के बहुत सारे खर्चे होते हैं, स्टाफ की सैलरी है, उनका ऑफिस है, स्टेशनरी है, फंड को प्रमोशन करने के लिए एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देना है। इसके अलावा जो ग्रो अपस्टॉक्स या कोवेरा ऐप्स है, ऐप्स के जरिए उनके जो फंड्स बिकते हैं उनको उनका पैसा देना होता है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को इसी एक्सपेंस रेशियो के अंदर अपने सारे खर्चे मैनेज करने होते हैं। चलिए वीडियो के आखिरी सेगमेंट में करते हैं फंड कंपैरिजन, यानी कि एक ही एएमसी के दो फंड्स को हम कंपेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक्सिस एएमसी के दो फंड्स, यानी कि एक्सिस ब्लू चिप फंड जो कि 2010 से चल रहा है और एक्सिस ईएसजी फंड जो कि 12 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था। तो जहां तक एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात है, ये इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट फंड है। तो इसका फंड साइज एट प्रेजेंट है 28,000 करोड़ रुपए, यानी कि इस फंड में इस समय इन्वेस्टर्स का 28,000 करोड़ रुपया जमा है। दूसरी तरफ एक्सिस ईएसजी फंड है जो कि अभी नया फंड है, तो उसमें अभी सिर्फ है 1900 करोड़ रुपए। दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए हमने रेफरेंस डेट रखी है फरवरी 12, 2020, क्योंकि इसी दिन एक्सिस का ईएसजी फंड लॉन्च हुआ था। अगर उस समय किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपया एक्सिस ब्लू चिप फंड में और 1 लाख रुपया एक्सिस ईएसजी फंड में अगर इन्वेस्ट किया होता तो इस समय उसकी वैल्यू एक्सिस ब्लू चिप फंड में 1,26,000 रुपया होती और एक्सिस के ईएसजी फंड में 1,49,000 रुपए। तो इसमें लगभग 23,000 रुपए का फर्क है। और जहां तक सीएजीआर रिटर्न्स की जहां तक बात है, आप सीएजीआर में या से आप मोटा मोटी इसे अगर सालाना रिटर्न्स तब से कहें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने हमको जो तब से जो रिटर्न्स दिए 17.2% और एक्सिस के ईएसजी फंड ने जो सीएजीआर यानी कि सालाना रिटर्न्स दिए हुए 31.53%। तो अब यहां पे आप समझ सकते हैं कि एक नए फंड ने पुराने फंड को बुरी तरह से बीट किया है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए और बावजूद इसके कि दोनों में होल्डिंग्स लगभग बराबर है, जो मैंने पहले जिक्र किया। चले एक और फंड को कंपेयर करते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड्स के दो फंड्स हैं। एक तो बहुत पुराना फंड है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, जिसका कि नाम अब कोटक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया है और इसका फंड साइज है इस समय 36,000 करोड़ रुपए, यानी कि इस समय इस फंड में इन्वेस्टर्स के 36,000 करोड़ रुपया जमा है। कोटक ने ही 2019 में कोटक पाइनियर फंड नाम से एक फंड लॉन्च किया था। इसका फंड साइज इस समय लगभग 1100 करोड़ रुपया है। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर करने के लिए रेफरेंस डेट देते हैं 20 जनवरी 2020, क्योंकि उस समय का बाजार अपने हाई पे था। तो अगर उस समय किसी इन्वेस्टर ने कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि बहुत पुराना फंड है उसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो इस समय उसे 1,28,500 रुपया, और अगर वही 1 लाख रुपया उसने कोटक पाइनियर फंड में इन्वेस्ट किया होता तो 1 लाख रुपया इस समय हो चुका होता 1,60,000 रुपया। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस कितना बड़ा है। अब जहां तक सीएजीआर या मोटा मोटी हम उसे सालाना रिटर्न्स के बारे में अगर हम कहें तो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि बहुत पुराना फंड है, बहुत बड़ा फंड है, उसके जो रिटर्न्स हैं 17.82, जबकि कोटक पाइनियर फंड्स के जो रिटर्न जो कि बिल्कुल नया फंड है उसके रिटर्न्स हैं 35.77%। तो दोनों में भी यहां पे भी लगभग 14% का डिफरेंस आ रहा है। अब रही बात कि जहां पे एक्सपेंस रेशियो की, तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड जो कि बहुत पुराना फंड है उसमें और कोटक पाइनियर फंड में भी यहां पे भी लगभग 70-80 पैसे का ही डिफरेंस है, यानी कि 0.8% का इसमें डिफरेंस है। अब कंपेयर करते हैं आदित्य बिरला के फ्लेक्सी कैप को आदित्य बिरला के ही फार्मर हेल्थ केयर फंड से। हालांकि आप इस पे सवाल ये उठा सकते हैं कि दोनों की कैटेगरी अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि एनएफओस के रिटर्न्स की, तो इसे भी यहाँ पे एक बार में इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। तो इसको कंपेयर करने के लिए हमने रेफरेंस पॉइंट रखा है 1 जनवरी 2020। तो 1 लाख रुपया अगर किसी इन्वेस्टर ने आदित्य बिरला के फ्लेक्सी कैप फंड में लगाया होता तो एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू होती 1,40,000 रुपया, यानी कि लगभग 23.83% के सालाना रिटर्न्स सीएजीआर। दूसरी तरफ आदित्य बिरला फार्मा एंड हेल्थ केयर में पैसा लगाया होता अगर 1 लाख रुपया तो इस समय उसकी वैल्यू होती 1,77,000 रुपया, 1,77,000,
और इसका जो CAGR वो है 43.84, यानी कि दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 20% का डिफरेंस आ रहा है। तो जल्दी जल्दी 3 कंपैरिजन मैंने बता दिए हैं कि NFOs बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं, इनके बारे में कई धारणाएं जो हैं वो सही नहीं हैं। अब रही बात कि आप कैसे इसको वेरीफाई करें, तो इसके लिए बहुत सारी जैसे मॉर्निंग स्टार है, मनी कंट्रोल है, वैल्यू रिसर्च है, बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे कि आप फंड्स की परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि पुराने फंड्स के मुकाबले नए फंड्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि पुराने फंड का फंड साइज ज़्यादा होता है, तो जैसे जैसे और बढ़ता है तो फंड मैनेजर के लिए उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन नए फंड्स में लग्जरी होती है कि आपका फंड साइज छोटा है, आप उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं, तो इसलिए वो बेहतर रिटर्न्स देते हैं। दूसरा कारण यह है कि नए फंड्स जब भी लॉन्च होते हैं तो पुराने फंड्स की जो गलतियां होती हैं या उसमें जो कुछ खामियां होती हैं उसको नए फंड्स में दूर करने का मौका होता है। नए फंड को लॉन्च करने का सिर्फ यही कारण नहीं होता कि AMC अपना AUM बढ़ाना चाहती है, उसका एक कारण ये भी होता है कि बदली हुई परिस्थितियों में उसको पुराने फंड से निकलने का मौका मिलता है और सिचुएशन के हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा बेहतर रिटर्न देने की संभावना इस समय बनती है। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।